नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट, सुश्रुत, कालिदास और नवरत्न, यदि मैं आपसे कहूँ ये सब जो हम चीज़ें सुनते आए हैं, ये सब एक ही डायनेस्टी के काल के दौरान हुई, तो आप उस काल को क्या कहोगे? गोल्डन एज। इसी वजह से इस काल को गोल्डन एज, एंसेंट इंडिया का, प्राचीन भारत का कहा गया। और हम सभी को मानना पड़ेगा आज उसी डायनेस्टी और एम्पायर की बदौलत भारत को हम सोने की चिड़िया और प्राचीन भारत को विश्व गुरु कह पाते हैं। तो ये काल है गुप्ता एम्पायर। जैसे कि मौर्य एम्पायर बहुत महान था, उस मायने में कि उसने सम्राट अशोक दिया जिसने पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त की। गुप्ता एम्पायर के दरमियान नालंदा यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट, सुश्रुत जैसे लोग हुए। तो इसका सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, कितना बड़ा योगदान हमारे देश के लिए रहा है, भारत को, जिसकी गौरव गाथा आज हम कह पाते हैं। तो कौन थे गुप्ता एम्पायर के लोग और इनका शासनकाल कितने साल तक और कब कैसे रहा? तो गुप्ता एम्पायर जो कि मगध के एरिया में रहा, मगध जैसे कि आज हम कहते हैं बिहार को जानते हैं, इसकी शुरुआत की ही श्री गुप्ता नाम के शासक ने करीब करीब 230 एडी के आसपास, और ये समाप्त हो गया 550 एडी में विष्णुगुप्त के दौरान, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसने देखा जाए तो करीब करीब 300 साल भारत के ऊपर राज किया, देश की सेवा की, आक्रमणकारियों से बचाया और कई बड़े योगदान देश को हमारे देकर वो साम्राज्य 550 ईस्वी में समाप्त हो गया। श्रीगुप्त के बाद जो सबसे बड़े शासक आए उनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य एम्पायर से थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? अब इनका शासनकाल मेरे ख्याल से शुरू होता है 320 एडी में और करीब 16 साल चला, तो कितना हो जाएगा, 336 एडी तक चला। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को, श्री गुप्ता जी ने तो फाउंडेशन रख दी, बट इन्होंने गुप्ता एम्पायर को अब एक्सपेंड करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, विस्तार किया। तो आज की यदि हम दौर की बात करें तो इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में अफगानिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, यूपी, एमपी और आज का दिल्ली और पंजाब का एरिया सब गुप्ता एम्पायर के अंडर ले लिया। आप इस मैप को देखो, इस मैप में आप गुप्ता एम्पायर देख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नेपाल की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर ली। इनके फिर एक बेटा हुआ समुद्रगुप्त, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने की मोहरें छपवाएं जिन पे कि स्वयं के और अपनी पत्नी की चित्र अंकित किए। तो और उन मोहरों को हम दिनार कहते हैं। आपने दिनार सुना भी है, कई कंट्रीज़ के अंदर तो आज भी इसकी करेंसी है दिनार की। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे ही ये आर्यभट्ट और सुश्रुत जैसे लोग हुए। आर्यभट्ट आप जानते ही हैं, जीरो का इन्वेंशन किया, धरती और सूरज के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाया, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी रहे मैथमेटिशियन के साथ, ठीक है। और इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों की इन्वेंशन किए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती, ना कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज। सुश्रुत जो कि बहुत बड़े सर्जन थे, जिनको नोज सर्जरी आती थी आपकी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सर्जरी आती थी उस दरमियान, आज से 2000 साल पहले। अब सीधे चलते हैं समुद्रगुप्त पे। समुद्रगुप्त को सबसे ज़्यादा पावरफुल शासक के रूप में देखा जाता है, पावरफुल एम्परर के रूप में देखा जाता है, और इनको हिस्टोरियन नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, इसका कारण यह है कि कई मायने में नेपोलियन से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, प्रभावशाली थे। नेपोलियन आप यदि यूरोप में अंत देखें तो बहुत दुखद हुआ, जबकि समुद्रगुप्त तो कोई बैटल हारा भी नहीं और उनका अंत जो है बड़ा ही सुखद रहा। पर हिस्ट्री हमको इतनी गलत पढ़ाई गई है कि हर चीज़ को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स के दरमियान हमको पढ़ाया गया है। तो ज़रूरी नहीं कि हिस्टोरियन ने, किसी ने बाहर के ने लिख दिया और हम उसे मान लें। हमें हिस्ट्री का यही तो, हमें इसकी रिसर्च करनी है, यही तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी चीज़ सही है और उसके क्या मायने हैं। आज हम जो भी देख रहे हैं उसका हिस्ट्री ने से क्या लिंक है, ठीक है। और
इन्होंने क्या किया, इनको जैसे कि मैंने बताया कि अपने एम्पायर को सबसे ज़्यादा फैला दिया। आप पूरे इस मैप में आप देख रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया। फिर इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। जब मैं बाद आने की बात कर रहा हूँ, या तो इनके बेटे हैं या इनके सक्सेसर हैं, ठीक है। अब चंद्रगुप्त सेकंड जो आए, चंद्रगुप्त सेकंड का क्या कंट्रीब्यूशन है। चंद्रगुप्त सेकंड ने भी अपने एम्पायर को अपने पिताजी समुद्र की तरफ फैलाया। इनके टाइम में नवरत्न हुए। हमने आज तक पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने ये नहीं पढ़ा कि नवरत्न पहले भी थे ये गुप्ता एम्पायर के टाइम में। और हम अकबर के दरबार में तो अब आके देखते हैं जब मुगल साम्राज्य शुरू होता है करीब 16-17 शताब्दी ईस्वी में। तो आपने देखा कि इनके नवरत्न अब कौन कौन से थे। नवरत्न वही 9 इम्पोर्टेंट लोग थे, जैसे कि कालिदास जैसे लोग थे, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी आप जानते हैं कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इन्होंने, आप समुद्रगुप्त की बात, सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्होंने भी सिक्के छपवाए। इनको दिनार कहते थे, कोई बैटल नहीं हारे। तो देखा जाए तो इन्होंने, जैसे कि आज बीजेपी में मोदी जी ने बीजेपी को कितने राज्यों में फैला दिया, ऐसे समुद्रगुप्त इसके सबसे बड़े एम्परर उभर के निकल के आए, जिन्होंने कि गुप्ता साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया। अब इनकी एक चीज़ और मैं बता दूं, इनके बारे में कहते चलते हैं कि ये कौन से, इनका क्या धर्म था। वैसे इनका धर्म ब्राह्मणिकल यानी हिंदुज़म मान के चलिए आप। बाद में ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी फेवर करने लगे। इसके बाद जो आते हैं कुमार गुप्त आते हैं, इन्हीं के टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें कभी 10,000 देश विदेश से लोग पढ़ते थे, ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो आपने देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी, अब आपको पता पड़ गया, हमें पता पड़ गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी और किसने बनवाई और इसकी क्या प्राचीनता है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर आता है, जैसे कि इसके लास्ट जो शासक रहे वो विष्णुगुप्त रहे, और करीब करीब जैसे कि मैंने पहले कहा 550 एडी में आके गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन और एक्सटिंक्ट हो जाता है। और इसके कारण सबसे बड़े रहे, एक तो नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस से हुणा इन्वेजन हुआ। हुणा वो लोग थे बहुत ही बारबरिक, जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स थे, ऐसे लोग थे, उन्होंने आक्रमण किए पर इतने ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाए इंडिया को कॉन्कर करने पर हाँ, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को बहुत ही कमज़ोर कर दिया। और इसके अलावा हर सूरज ढलता है, 300 साल करीब होने आई है, 550 ईस्वी तक। अब विष्णुगुप्त के दरमियान काफ़ी सारी आंतरिक कलह बढ़ने लगी, जो कि इनके अधीन आसपास के छोटे राज्य थे वो अपने आप को विद्रोह करने लगे। तो ऐसे देखा जाए तो विष्णुगुप्त इसके लास्ट रूलर रहे। तो ये थी गुप्ता एम्पायर के बारे में। मुझे हिस्ट्री की पूरी जानकारी नहीं है, पर इतना आपको ज़रूर समझ में आया। और हाँ, माफ़ करना, मैं 2 चीज़ें कहना भूल गया शुरुआत में। आपने कुतुब मीनार दिल्ली का देखा, उसमें आयरन पिलर का जिक्र आता है। आयरन पिलर आज भी है, जिसपे कि आज भी जंग नहीं लगी है। तो वो कब बना है पता है? वो भी इस गुप्ता पीरियड के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में बना। और उस पर आज भी लिखा हुआ है चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त का नाम भी लिखा हुआ है। तो उस जमाने में भी ये रस्ट टेक्नोलॉजी थी। और एक और बात, आप यदि इलाहाबाद गए हों, जो कि आज प्रयागराज कहलाता है, तो वहाँ पर एक सबूत मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहे जाते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना और उसकी तारीफ में कुछ चीज़ लिखना। अब समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है आज भी इस इलाहाबाद पिलर पर, जो कि आज इलाहाबाद फोर्ट के अंदर है। मुगल से इसको वहाँ ले गए, पर आज भी आप इसको जाके देख सकते हैं। तो इस पे समुद्रगुप्त की बैटल्स के बारे में लिखा है, उनकी महानता के बारे में लिखा है। तो इन सबूतों से हमें इन सम्राटों के बारे में पता पड़ता है। तो ये थी गुप्ता एम्पायर के बारे में बातें, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं ये एंड में 2 स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ नोट्स के तौर पे, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।